नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां एक बार फिर 5 हत्याओं से दहला प्रयागराज। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतक के घर में आग लगने की भी खबर है। वहीं थरवई थाना के सेवराजपुर गांव की ये घटना है। प्रयागराज की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। डीएम और एसएसपी को निष्पक्षता के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं धारदार हथियार से सोते समय इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, जहां पर 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तमाम लोग वहां पर मौजूद है, परिवारजन वहां मौजूद है। लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, वहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। इस तरह की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं। उनके परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफ़ी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज़ को यहाँ मंगवाइए। हमने इनको समझा दिया है कि चूँकि आग लगी हुई थी घर में, इसलिए बॉडी को हटाना ज़रूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीज़ें इनको समझा दी गई हैं, मान गए हैं। इनको कहा गया है कि जो कुछ भी लिखना हो लिख के दे दें। बाकी अभी परिजनों को और इनके ससुराल वालों को वहाँ पर ले जा करके मोर्चरी सभी को बॉडी दिखा दी जाएंगी। जो भी लिखेंगे उसी आधार पे कार्रवाई होगी और पुलिस टीमें जो सच्चाई होगी उसको बहुत जल्दी निकाल के आपके समक्ष रख देंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी हत्या देखने को मिली है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राज बहादुर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, तो वहीं अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राज बहादुर के पास जाएंगे। राज बहादुर, लगातार आपसे इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे हैं। अब सीएम योगी का भी निर्देश आ गया है कि इस पूरी वारदात को निष्पक्षता से जांच की जाए। वहीं डीएम और एसएसपी को भी तमाम निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। जैसे कि आपको बता दें, परिवार की 5 लोगों की हत्या हुई है। मौके पर पुलिस सुबह पहुंचकर जांच पड़ताल चालू कर दी है, जिसमें से बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। अपराधियों ने उस बॉडी को जलाने की भी कोशिश की है, साक्ष्य मिटाने के लिए कोशिश की है। तो बड़ा सवाल ये बनता है, क्या प्रयागराज में अपराधियों का खौफ नहीं है पुलिस का? कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं, मेन रोड पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। बड़ा सवाल ये बनता है, क्या प्रयागराज में गुंडों पर राज है? पुलिस विभाग का कोई खौफ नहीं है? बड़ा सवाल ये बनता है, पुलिस विभाग को 4 घंटे अभी घटना का हो गया है, अभी पुलिस के हाथ कोई तथ्य नहीं लगे हैं कि जो अपराधी तक पहुंच जाए। जी राज बहादुर, इसके साथ ही साथ अब 4 घंटे बीत चुके हैं। वहीं एसएसपी अभी कह रहे थे कि परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि बॉडी हमें दे दी जाए। परिवारजन आगे उनसे क्या कुछ बात हुई है? आपकी उनसे बातचीत क्या हुई है? जैसे कि बता दें, परिवार वालों लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि जो बॉडी है हमको मिलवाया जाए। उस बॉडी को हम देखना चाहते हैं, मगर पुलिस विभाग की तरफ से उस बॉडी को पीएम हाउस भेजा गया है। पीएम करने के बाद यहाँ पर बॉडी आएगी। पुलिस विभाग ने यह भी बताया कि आपको बॉडी दिखाया जाएगा, मगर अभी यहाँ का सिचुएशन जो है वो खत्म हो चुका है। कहीं की राजनीतिक समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी के विधायक, सभी नेता यहाँ मौजूद हो गए हैं। तो जो परिवार में एक लड़का बचा हुआ है, जिलाध्यक्ष योगेश यादव ने उस बच्चे से लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि ऐसी आपको कौन से ऐसे किसी दुश्मनी तो नहीं थी, किसी से जमीनी विवाद नहीं हुआ था। अभी तक परिवार वालों से कोई तहरीर नहीं मिली है, जो पुलिस के हिसाब से अभी जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम बात कर रहे थे किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हर मामले पर नजर रख रहे हैं, अपनी पैनी नजर हर एक जो घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है उस पर नजर रखे हुए। और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया, कड़े निर्देश भी आ गए। बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, दूसरे उनका जो कार्यकाल है उसमें उनका परफॉर्मेंस पिछले कार्यकाल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस बार वो पूरी तरह से फॉर्म में है। तमाम जो अधिकारी थे जो भ्रष्टाचार से लेकर के लापरवाही में लिप्त थे, उन पर कार्रवाइयाँ भी देखने को मिली, चाहे वो जिले के डीएम हो या एसपी हो, तमाम अधिकारी। निश्चित तौर पर प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है उससे कहीं ना कहीं लखनऊ से लेकर प्रयागराज के जो हाथ पैर फूल रहे अधिकारियों के, क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड
हत्याकांड है, 5 लोगों की जान जाना, मौत होना, हत्याकांड घर के अंदर और आग लगाने तक का प्रयास, लाशें जलाने तक का प्रयास किया गया। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री की नाराजगी साफ है। उन्होंने बाकायदा आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचे, चाहे वो जो प्रयागराज एडीजी हो या जिले के एसपी हो, डीएम हो, सबको पहुंचकर तत्काल प्रभाव से पहले तो वहां की स्थिति को सामान्य करना, क्योंकि स्थिति वहां पर थोड़ा बिगड़ रही, लोग आक्रोशित हैं। ऐसे में पहले तो स्थिति सामान्य करना है, उसके बाद जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि तत्काल प्रभाव से जो भी इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भूमिका है इसमें, उनको तत्काल उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी तमाम, जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की हत्या। बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां स्काई बोट रेस्टोरेंट में आबकारी की छापेमारी देखने को मिली। रेस्टोरेंट की आड़ में ग्राहकों को पिलाई जा रही थी शराब। डीओ राकेश बहादुर के नेतृत्व में आबकारी टीम का छापा। वही एक्साइज इंस्पेक्टर गौरव रवि जायसवाल ने की छापेमारी। रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी विदेशी शराब। रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब हुई बरामद। आबकारी टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर गौरव रवि जायसवाल ने ये छापेमारी की है। तो बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी विदेशी शराब। तो रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामदगी भी हुई है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आबकारी टीम के एक बड़ी कार्रवाई की गई है स्काई बोट रेस्टोरेंट पर छापेमारी करके। देखिए रितु, ये बड़ी कार्रवाई एक्साइज विभाग के द्वारा देखी गई है। एक्साइज विभाग ने छापेमारी की है। ग्रेटर नोएडा के गोल्ड सिटी 1 दी स्काई बोट के नाम से ये रेस्टोरेंट संचालित था, जिसमें बिना लाइसेंस के, बिना उसके मान्यता के जो शराब पिलाई जा रही थी, और जिसके बाद देखा गया रेस्टोरेंट के नाम पर, रेस्टोरेंट की आड़ में ये शराब पिलाते हुए मिले, जहां पर छापेमारी की गई। भारी संख्या में जो आबकारी एक्साइज विभाग है वो पहुंचती है। वहां पर देखा जाता है कि शराब पिलाई जाती है, जिसके दौरान में 3 अभियुक्तों को वहां पर मौके से, जो संचालित कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से लगभग जो देखा गया है 80 लगभग बियर बरामद की गई है। भारी मात्रा में अंग्रेजी विदेशी शराब जो है वो बरामद की गई है। और कहीं ना कहीं ये एक्साइज विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी उनको सफलता हासिल हुई है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक मॉल के अंदर अवैध तरीके से एक रेस्टोरेंट, जो बड़ा रेस्टोरेंट है दी स्काई बोट, उसके अंदर इस तरीके से कहीं ना कहीं बिना मान्यता के आड़ में शराब पिलाई जा रही थी, उस पर एक बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग की देखने को मिली है। ठीक है निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुए या फिर कोई इस तरह से किसी पर कुछ किया गया, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने उसको गंभीरता से लिया, अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया, साथ ही साथ खुद मॉनिटरिंग करते हैं पल पल की कि अगर कोई भी इस तरह का कोई बड़ा हादसा होता तो निश्चित तौर पर उसमें क्या अब तक प्रोसेस है। ठीक है राज बहादुर, आप वहां पर मौजूद हैं और पीछे मैं तस्वीरें भी देख पा रही हूँ कि कैसे लोग वहां पर मौजूद हैं। लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं डर भी है होगा कि इस तरीके से खुलेआम ऐसी हत्याएं कर दी जाती है, घर में घुसकर ऊपर से जलाने की भी कोशिश की जाती है। लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? काफी खौफ है। शिवराजपुर गांव में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है कि भारी तादाद में फोर्स और पीएससी लगू है जी। अब परिजनों के सीधा आरोप है कि हम सुरक्षित नहीं है शिवराजपुर गांव में, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें से नाबालिग बच्चे हैं। घर के मुखिया की हत्या हुई है, घर की पतोह की हत्या हुई है। तो बड़ा सवाल ये बनता है, ये अपराधी कौन है? बताइए, ये अपराधी कौन है? क्या पुलिस इसको खौफ नहीं है? क्या जो यूपी सरकार की 0 टॉलरेंस अपराधियों के खौफ करने के नीति उठाई गई थी, क्या प्रयागराज में नहीं लागू है? प्रयागराज में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं जैसे नवाबगंज की देख लीजिए, चाहे सोनाव थाना के क्षेत्र देख लीजिए, आज वही फरवरी में देखने को मिला है जी। ये सारे अपराधियों का अभी तक बड़ा खुलासा नहीं हुआ पाया है। आज ही डेट में 5 लोगों की हत्या हो गई। बड़ा सवाल ये बनता है, क्या पुलिस इस अपराधियों को ढूंढने में नाकाम नजर आ रही है? क्या प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज जिला चलाने में नाकाम नजर आए हैं? तो बड़ा सवाल बनता है प्रयागराज एसएसपी के ऊपर, क्या ये अपराधी कितने घंटों में गिरफ्तार होंगे? जी बिल्कुल, इस हत्या के बाद तमाम सवाल अब कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। राज बहादुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अश्विनी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री फील्ड में जाएंगे। आज से फील्ड में उतरेगी योगी सरकार के मंत्री। शनिवार और रविवार को 2 दिन फील्ड में रहेंगे मंत्री। अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लेंगे जायजा। वहीं विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखेंगे सभी मंत्री।
योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं सभी मंत्री विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद इस तरह का निर्देश दिए गए थे। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखेंगे सभी मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे, योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। और हमारे साथ लगातार अश्विनी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अश्विनी, सीएम योगी के निर्देश के बाद आज और कल 2 दिन सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, विकास कार्य करेंगे। किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लगातार कई इलाकों से शिकायतें भी आ रही थी कि मंत्री अपने इलाके में नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन इस कार्यकाल में लग रहा है कि अब हर मंत्री को अपने इलाके में जाना होगा, काम करना होगा। बिल्कुल, दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने अपनी कार्यशैली को बदला। यहाँ पहले कार्यकाल में अधिकारियों के भरोसे सरकार चल रही थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने अपने जो नेता हैं, जो मंत्री, उन पर भरोसा जताया और उनको खुद निकल के फील्ड पे काम करने के लिए कहा। निश्चित तौर पर पहले जब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होती है, उसके बाद पहले तो तमाम विभाग जो थे उनसे प्रेजेंटेशन मांगा गया कि उत्तर प्रदेश में वो क्या करने वाले, उनके विभाग क्या करने वाले। निश्चित तौर पर उसके बाद जो है तमाम जो मंत्री प्रदेश के, उनको निर्देशित किया गया कि आप जाइए फील्ड पर, अपने जिलों में जाइए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 52 मंत्री इस समय मौजूद हैं, चाहे वो राज्य मंत्री, स्वतंत्र भाव या कैबिनेट, सबको निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र में जाइए। साथ ही साथ जो जिस जिलों के प्रभारी हैं वहां पर जाइए। जो तमाम जो बड़े मंत्री हैं, जैसे जिसमें ब्रजेश पाठक का, केशव प्रसाद मौर्य हैं, AK शर्मा हैं, जितिन प्रसाद हैं, सुरेश खन्ना, इन लोगों को कई बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और जो तमाम जिलों का दौरा करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश किया है कि आप जाइए, पहले तो आप चार्ट देखिए कि जिस जिले में आप दौरा कर रहे हैं उस जिले के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, क्या डेवलपमेंट के पॉइंट्स है, पहले तो उनको देखिए और फिर जमीन पर जाकर के कितना बेहतर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर वहां पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जाके बाकायदा अधिकारियों के साथ बैठक करिए और अधिकारी अगर कोई भी लापरवाही बरत रहा है तो तत्काल प्रभाव से सरकार को अवगत कराइए और उन पर कार्रवाई करवाइए। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर इस तरह से डबल लेयर में काम उत्तर प्रदेश के अंदर होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी बढ़ाने का $5 ट्रिलियन की बात करें, वो उसको पाने में सफलता मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद फील्ड पे उतर रहे हैं। अगर पिछले जब से सरकार बनी दूसरे कार्यकाल में अब तक तो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, या पिछले कार्यकाल में का ये था कि हर महीने में कम से कम 20 जिलों का 10 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करते थे। निश्चित तौर पर अब ये जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों को भी दी गई कि वो भी दौरे करेंगे। 2 दिन मंत्रियों के लिए मुकम्मल किए गए, जिसमें शनिवार और रविवार का दिन है। बाकी के 5 दिन तो शासन के काम मंत्री करेंगे, विभाग के काम करेंगे। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जल्द शुरू होगी नियुक्तियां। 2023-24 से इंस्टीट्यूट में शुरू हो रहा है अध्ययन सत्र। इंस्टीट्यूट के लिए 131 पदों पर नियुक्तियों को लेकर तैयारी चल रही है। तो जून जुलाई से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना। वहीं प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती से माध्यम से होगी ये नियुक्तियां। पुलिस अभियोजन फॉरेंसिक साइंस के अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अश्विनी लगातार जुड़े हुए। अश्विनी, इस पूरी खबर के बारे में बताएं। बिल्कुल, कुछ महीने पहले ही इंडिया जो यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का लखनऊ में आज जो है जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा और रक्षा मंत्री ने बाकायदा इसका लोकार्पण किया था, शुभारंभ किया। निश्चित तौर पर अब जब बारी है आगे के प्रोसेस शुरू करने की, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई। बात करें 2023-24 में इंस्टीट्यूट में जो अध्ययन का कार्य, जो छात्रों को अध्ययन दिया जाएगा कि फॉरेंसिक की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर किया जाए, क्योंकि अभी तक जब कोई टिपिकल चीज होती थी तो उसको फॉरेंसिक जांच के लिए या तो मुंबई या हैदराबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में इसकी सुविधा मौजूद रहेगी। निश्चित तौर पर जून जुलाई के महीने में डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनका अध्ययन का काम शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो बेहतर पुलिसिंग है, अपराध नियंत्रण है, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में क्षमता के निर्माण की जो बात कही जा रही थी उसको लेकर के एक कदम उठ चुका है और अगला कदम होगा जब छात्र यहाँ से तैयार होंगे और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग जगहों पर फॉरेंसिक जो लैब्स हैं, फॉरेंसिक जो इंस्टीट्यूट है वहां पर कार्यरत रहेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए काफी बेहतर होगा। निश्चित तौर पर देखा जाता था कि अक्सर फॉरेंसिक जब समस्याएं आती थी तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स जो थे वो बाहर से बुलाने पड़ते थे, या तो दिल्ली से, हैदराबाद, मुंबई से। लेकिन अब जो है एक्सपर्ट उत्तर प्रदेश में तैयार किए जाएंगे, जिससे तमाम ऐसी समस्याएं आती थी जब कोई हत्याकांड होता था या फिर कोई अन्य तरह की समस्या होती या फिर टेरर अटैक होता था तो वहां पर फॉरेंसिक टीम की जरूरत पड़ती थी। बेहतर फॉरेंसिक जो टीम है अब उत्तर प्रदेश में तैयार की जाएगी। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तो वही प्रोफेशनल्स की सीटें अब दोगुनी होंगी। 5 सालों में एमबीबीएस की 7,000 सीटें बढ़ेंगी, तो वहीं पीजी की 3,000, नर्सिंग और 14,500 सीटें बढ़ेंगी। तो पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा, पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो 2022-23 तक नए मेडिकल से यूपी लैस होगा। तो पीजी की 3,000, नर्सिंग की 14,500, इन सीटों को दोगुना किया गया है। तो 2022-23 तक 14 नए मेडिकल को यूपी लैस होगा। बढ़ते आगे बात ग्रेटर नोएडा की करेंगे, जहां स्काई बोट रेस्टोरेंट में आबकारी की छापेमारी देखने को मिली। रेस्टोरेंट की आड़ में ग्राहकों को पिलाई जा रही थी शराब। डीओ राकेश बहादुर के नेतृत्व में आबकारी टीम का छापा। वही एक्साइज इंस्पेक्टर गौरव रवि जायसवाल ने की छापेमारी। रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी विदेशी शराब। रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब हुई बरामद। आबकारी टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर गौरव रवि जायसवाल ने ये छापेमारी की है। तो बिना लाइसेंस परोसी जा रही थी विदेशी शराब। रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामदगी भी हुई है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आबकारी टीम के एक बड़ी कार्रवाई की गई है स्काई बोट रेस्टोरेंट पर छापेमारी करके। देखिए रितु, ये बड़ी कार्रवाई एक्साइज विभाग के द्वारा देखी गई है। एक्साइज विभाग ने छापेमारी की है। ग्रेटर नोएडा के गोल्ड सिटी 1 दी स्काई बोट के नाम से ये रेस्टोरेंट संचालित था, जिसमें बिना लाइसेंस के, बिना उसके मान्यता के जो शराब पिलाई जा रही थी। और जिसके बाद देखा गया रेस्टोरेंट के नाम पर, रेस्टोरेंट की आड़ में ये शराब पिलाते हुए मिले, जहां पर छापेमारी की गई। भारी संख्या में जो आबकारी एक्साइज विभाग है वो पहुंचती है। वहां पर देखा जाता है कि शराब पिलाई जाती है, जिसके दौरान में 3 अभियुक्तों को वहां पर मौके से जो संचालित कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से लगभग जो देखा गया है 80 लगभग बियर बरामद की गई है। भारी मात्रा में अंग्रेजी विदेशी शराब जो है वो बरामद की गई है। और कहीं ना कहीं ये एक्साइज विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी उनको सफलता हासिल हुई है। और कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक मॉल के अंदर अवैध तरीके से एक रेस्टोरेंट, जो बड़ा रेस्टोरेंट है दी स्काई बोट, उसके अंदर इस तरीके से कहीं ना कहीं बिना मान्यता के आड़ में शराब पिलाई जा रही थी, उस पर एक बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग की देखने को मिली है। ठीक है निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। तो बात करेंगे हमीरपुर की, जहां गैंगस्टर अपराधी के अरेस्टिंग पर बवाल। कोर्ट परिसर से पुलिस कस्टडी में लेने पर यह बवाल हुआ है। पुलिस और वकीलों की आपस में नोकझोंक हुई। गैंगस्टर अपराधी कोर्ट में हाजिर होने आया था, वहीं जजिया परिसर से कस्टडी में लेना चाहती थी पुलिस। तो गैंगस्टर बाबा उर्फ शिव सिंह की कस्टडी पर बवाल हुआ है। कोर्ट परिसर से अरेस्ट करने पर यह पूरा बवाल देखने को मिला है। अरे हमारी तो नारेबाजी कोई नहीं करेंगे। देखो हमारे तो वकील साहब क्या बताएं, वकीलों का साहब यहाँ मत गिरफ्तार। और उस व्यक्ति ने स्वयं पुलिस कस्टडी में वो निकला। हम लोग का इशू यही है कि भाई ये गेट इसलिए बंद किए गए कि बाहरी तत्व बीच में ना आए, लेकिन आखिर वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में क्यों निकला, इस विषय में यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो जनपद न्यायाधीश को इसका जवाब दे। और हम लोग उसी की मांग, उसको बुलाए जिसको भी चले आइए। बाकी लोगों से अरे हमारी तो नारेबाजी कोई नहीं करेंगे। देखो हमारे तो वकील साहब क्या बताएं, वकीलों का साहब यहाँ मत गिरफ्तार करो। देखने को मिला है कोर्ट परिसर से अरेस्ट करने पर यह बवाल हुआ है। पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर का साथी मौके से फरार हुआ। वहीं गौ तस्कर मुन्ना के खेत से मिला था। गोवंश का मांस बाइक से नेपाल
भागने की फिराक में था। गौ तस्कर मुन्ना लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो गौ तस्कर मुन्ना के खेत से ये मुठभेड़ हुई है। बाइक से नेपाल भागने की फिराक में था गौ तस्कर मुन्ना। वहीं लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। कल संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में ग्राम सुमेर नगर में गौमांस की सूचना मिलने पर पब्लिक द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। उसके आधार पर जो थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसमें नेम्ड एफआईआर मुन्ना और एक और व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा लिखाया था कि इन लोगों ने गौमांस ला करके और फिर ये लोग कल भाग गए थे। काफ़ी पुलिस ने प्रयास किया, नहीं मिल पाए। घटना चूँकि गौमांस से संबंधित थी, काफ़ी आक्रोश था इसको लेकर के। इसको संपूर्ण नगर कली से लगे हुए थे। आज ये सूचना इनको मिली कि मुन्ना आया हुआ है, दरअसल नेपाल में भी रहता है, कि वहाँ आया हुआ है और अंदर ये हापा फार्म होते हुए गदैनिया होते हुए निकलेगा पलिया के लिए, बाहर निकल जाएगा। ये लोग संपूर्ण नगर से महंगापुर में इनको सूचना मिली है। ये लोग जब तक आए गदैनिया के पास, तो गदैनिया गांव के बाहर ये लोग रुक करके अभी गाड़ी दूर खड़ी करके सोच रहे थे, अपने इसकी इंतजार कर रहे थे। वो आया, इन्होंने रोका। तत्काल वो मोटरसाइकिल से उतरते ही एक फायर आया पुलिस की तरफ। इन लोगों ने उसको रोका कि पुलिस वाले हैं और ऐसा मत करो। जिस पर वो गन्ने के खेत की तरफ भागा, जिस पे वो सड़क भी है। रोकने के बावजूद भी उसने पुनः फायर किया, जिस पर पुलिस द्वारा एक गोली चलाई गई जो उसके पैर में लग गई और वो गिर गया। फिर उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके हाथ से तमंचा और कारतूस और जेब में भी उसके मिले हैं और उसके पैर में गोली लगी। तत्काल इनके द्वारा उसका गमछे से बांध करके ब्लड रोका गया और हॉस्पिटल लाया गया, तो उसको पैर में गोली लगी है और अन्य उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं नकुड़ पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाश को गिरफ्तार करने गई टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। वहीं बदमाशों की फायरिंग में कांस्टेबल रविंद्र भी घायल हुए। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश का साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुआ है। अपहरण हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश पंकज। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ पूरा मामला और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस को मिली है और कहीं ना कहीं जो पंकज बदमाश था, जो 25,000 का इनामी बदमाश पंकज लगातार फरार चल रहा था, जिस पर अपहरण और हत्या के मुकदमे यहाँ पर दर्ज थे। कल पुलिस को सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने और एसओजी टीम ने, नकुड़ पुलिस ने और एसओजी टीम ने इसकी घेराबंदी की और घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई और उसमें मुठभेड़ में कहीं ना कहीं जो पंकज था उसे गोली लगी। साथ ही जो पुलिस का सिपाही था रविंद्र को भी यहाँ पर गोली लगी है। फिलहाल दोनों घायल हुए हैं और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल और कारतूस समेत जो बाइक थी, बाइक बरामद हुई है। और फिलहाल पुलिस इस बदमाश के एक साथी था जो मौके से फरार हो गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कॉम्बिंग की गई है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी पुलिस को यहाँ पर मिली है और फिलहाल जो बदमाश है उससे पूछताछ भी जारी है। जी ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं गाजियाबाद के लोनी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। निठौरा रोड पर पुलिस की बदमाश से हुई थी मुठभेड़। पहले भी कई बार जेल जा चुका है बदमाश। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। तो निठौरा रोड पर पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें पहले भी कई बार जेल जा चुका है गिरफ्तार बदमाश। यहाँ थाना लोनी के अंतर्गत बंथला अंडरपास पे कस्बा चौकी इंचार्ज के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। बंथला चौकी इंचार्ज जिनकी संयुक्त टीम थी, उसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक सवार दिखाई दिया, जिसकी पुलिस को देखते ही बाइक मोड़ के भागने का प्रयास किया। मुठभेड़ हुआ, उसने पुलिस को लक्ष्य करके गोली चलाई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें कि वो घायल हुआ बदमाश।
प्रारंभिक जानकारी उससे जो मिली, उसने अपना नाम कमल और कुणाल बताया है और वो प्रताप नगर दिल्ली का रहने वाला है, नंदनगर का। 1.5 दर्जन से अधिक उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे लूट आदि के हैं। उसके पास से एक 315 बोर तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल का पता किया जा रहा है, यह अवैध है या अवैध, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, सबसे पहले इस पूरी खबर के बारे में बताएं। राज्यवाद लोनी पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक सवार संगीत ने आते हुआ दिखाई दिया। उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। और बदमाश के आपराधिक इतिहास की बात करें तो 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट और चैन स्नैचिंग के बदमाश के ऊपर दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में ये लूट की वारदातों को अंजाम देता था। जी इसके साथ ऋषभ, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को भी लगी है। ताबड़तोड़ जिस तरीके से कार्रवाई बदमाशों पर की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में आए दिन चैन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उसी को लेकर गाजियाबाद पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। रोज कोई न कोई बदमाश का एनकाउंटर हो रहा है। इससे जरूर जो लूट की घटना है, चैन स्नैचिंग की घटना है, उनमें जरूर कमी आएगी। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं स्वशासी मेडिकल कॉलेज में दलालों का दबदबा। कॉलेज में सरकारी डॉक्टरों ने खुद पाल रखे दलाल। देर रात अस्पताल पहुंचे मरीज को भेजा प्राइवेट अस्पताल। डॉक्टर सचिन ने मरीज को दलाल के साथ भेजा प्राइवेट अस्पताल। पैर की हड्डी के ऑपरेशन करने के लिए मांगे 25,000 रुपए। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों ने किया हंगामा। हंगामे के दौरान इमरजेंसी से भाग खड़े हुए डॉक्टर सचिन प्राचार्य को रात में फोन कर बताई डॉक्टर सचिन की करतूत। हंगामे के बाद मरीज को लेकर दूसरे अस्पताल ले गए। मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों का यह हंगामा देखने को मिला। हंगामे के दौरान इमरजेंसी से भाग खड़ा हुआ डॉक्टर सचिन। वही प्राचार्य को रात में फोन कर पूरी करतूत बताई। तो मेडिकल कॉलेज में ये तस्वीरें देखने को मिली जहां स्वशासी मेडिकल कॉलेज में दलालों का दबदबा देखने को मिला। किस तरीके से जब सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंचता है तो वहां से प्राइवेट अस्पताल में मरीज को भेजा जाता है। इसके लिए दलाल वहां पर मौजूद रहते हैं। लगा डांस कर रहा था, वो उसका पैर स्लिप हो गया तो उसका पैर डिसलोकेट हो गया। तो हम यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर सचिन थे। कहाँ पे लेके आए? सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर सचिन से कोऑर्डिनेट किया, हमने कहा सर ऑपरेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ ऑपरेट हो जाएगा, आप एक्सरे करा लीजिए, ऑपरेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, एक बंदा बुलाया, बोला इसके साथ चली जाइए, एक्सरे कर देगा। हम यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर लेके गए, उसको उठा के वहाँ एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे वाले बंदे ने बोला उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं क्या? उसने बोला वो आ जाएंगे, यहीं ऑपरेट कर देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत। अब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब बोला कि ऐसा है, इसकी ये डिसलोकेट हो गई, तार पड़ेगा फलाना ढिमाका। तो मैंने कहा कितना चार्ज लगेगा? बोले 25,000 रुपये। मैंने कहा 25,000 रुपये आपको पहले बोलना चाहिए था डॉक्टर साहब। मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस लिए आया? 25,000 दोनों होते तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता। तो बोले यहाँ तो 25,000 ही पड़ेंगे, ज़्यादा हो तो आप प्लास्टर करवा लीजिए, 2,500 रुपये में प्लास्टर हो जाएगा। प्लास्टर के भी 2,500 रुपये बताए। मैंने तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में जो बैठे थे डॉक्टर, उन्होंने सचिन कॉन्ट्रैक्ट पे है, पता कर सकते हो। अभी मैं उनके साथ बहस भी कर चुका हूँ। तो मेरे मौसी का लगा डांस कर रहा था, वो उसका पैर स्लिप हो गया तो उसका तो इस वक्त हमारे संवाददाता मनु सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, सरकारी अस्पतालों में दलालों का दबदबा देखने को मिल रहा है और इसके विरोध में जो वहां पर जो परिजन मौजूद हैं, जो इस वक्त पीड़ित मौजूद है, उनका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता रही, जिस तरह से प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ पर डॉक्टर जो है नदारत रहते हैं। जब नदारत रहते हैं, जो डॉक्टर इमरजेंसी में रहते हैं, वहाँ दलालों का अड्डा बना रहता है। वही बात कीजिए, रात आधी रात की बात है, जो मरीज पहुंचता, मिताब पहुंचता, मरीज लेकर
वहाँ जो डॉक्टर सचिन है वहाँ उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वह बगल के अस्पताल में एक दलाल के साथ देते हैं इलाज के लिए, जहाँ उसके पैर टूट जाने की वजह से उसको प्रतापगढ़ की इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं बैठते। तो जब सरकारी डॉक्टर खुद अपने पाल रखे हैं, दलाल आला की बात की जाए, कहीं न कहीं जो सरकारी तनख्वाह मिलता है उससे जो सरकारी डॉक्टर है उनका पेट नहीं भरता है, तो दलालों को रखकर अपना खुद पेट पालने की बात करते। तो जिस तरह से सौरभ सिंह है जिन्होंने आरोप लगाया, डॉक्टर पर आरोप लगाया, छात्रा का 25,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया, जहाँ प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज कराने के लिए। तो बात की जाए जब जो सौरभ सिंह है जो प्रबंधक है मेडिकल कॉलेज से, उनसे बात की प्रबंधक। ठीक है मनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।